बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैटालिसिस, इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं जी। कैटालिस्ट है क्या, किसे कहते हैं? कैटालिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। क्या मैंने बोला? जो केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। ठीक है ना। बहुत सारी जगहों पे ये भी लिखा गया है कि कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करता है। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन इसकी यही है कि कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, एल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब कैटालिसिस क्या है? कैटालिस्ट की तो हमने बात कर ली। अब कैटालिसिस क्या है? देखें, जिस केमिकल रिएक्शन में आप कैटालिस्ट को यूज कर रहे हैं, अब उस कैटालिस्ट का जो वर्क करने का जो प्रोसेस है कि वो किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज होता है, उसको, उस प्रोसेस को कैटालिसिस कहा गया है। Catalysis is a term describing a process in which the rate or the outcome of the reaction is influenced by the presence of a substance known as catalyst. अब जो कैटालिस्ट होती है ना, केमिकल रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होती है, वो बस यूं कह ले कि रिएक्शन के रेट को चेंज करती है, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। इट रिमेन अनचेंज्ड। आगे हम चलते हैं। कैटालिस्ट प्रोवाइड अ न्यू रिएक्शन पाथ विद अ लो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। अब इसका क्या मतलब है? एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी, या यूं कह ले कम से कम एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए होती है, दरकार होती है आपस में रिएक्ट करने के लिए, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। अगर रिएक्शन को आप बिना कैटालिस्ट के देखें ना, बिना कैटालिस्ट के, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, वो भी, एक्टिवेशन एनर्जी की ये जो कर्व सी है बनी हुई, ये भी ज्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ज्यादा होगी बिना कैटालिस्ट के। अगर आप केमिकल रिएक्शन को बिना कैटालिस्ट के अगर आप केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं अगर, तो उसकी, उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो ज्यादा होगा। लेकिन जो ही आप कैटालिस्ट को यूज करेंगे उस केमिकल रिएक्शन में, उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो कम हो जाता है। ये मेन वजह होती है कि इस तरह वो जो रिएक्शन जो रिएक्टेंट होते हैं ना, जब उनका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हो गया तो वो इजीली आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और फास्टली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। दो तरह के टाइप्स है, एक होती है होमोजीनियस कैटालिसिस और एक होती है जी हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस। अब हम होमोजीनियस कैटालिसिस की बात करते हैं। In this process, the catalyst and the reactants are in the same phase and the reacting system is homogeneous throughout. कहने का मकसद ये है, अब देखें ना, यहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी गैस की फेज में है, ऑक्सीजन जो है आपको पता ये भी गैस है, और इसमें जो कैटालिस्ट को यूज किया गया, ये वाली कैटालिस्ट, ये जो कैटालिस्ट को यूज किया गया है ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस की फेज में है। ठीक है ना। अब इस ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट हैं और जो कैटालिस्ट आपने यूज की है वो एक ही फेज में है, एक ही सेम फेज में है। मतलब अब यहाँ पर रिएक्टेंट भी दोनों की गैस में है और जो कैटालिस्ट है वो भी गैस की फेज में है। तो ऐसे जो प्रोसेस को आप होमोजेनियस कैटालिसिस का नाम देते हैं। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें कैटालिस्ट और जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिफरेंट फेज में हो, उन्हें आप हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का नाम देते हो। ये ऊपर एग्जांपल दी हुई है, ये एथीन है भाई। एथीन ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसकी जब हाइड्रोजनेशन होती है ना निकल की प्रेजेंस में, तो आगे इथेन गैस बन जाती है। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ये दोनों गैस की फेज में है, लेकिन जो आपने निकल ली है पाउडर्ड की फॉर्म में, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म से मुराद है कि इसे आपने पाउडर्ड की फॉर्म में लिया है, वो बेसिकली सॉलिड की फेज में है।
ठीक है ना। इस वजह से अब जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है वो एक ही फेज में नहीं है, वो डिफरेंट फेज में है। ऐसे प्रोसेस को आप हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का नाम देते हो। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं। Catalyst remain unchanged in mass and chemical composition at the end of reaction remain unchanged। अब मैंने पहले भी बताया कि जो कैटालिस्ट होती है ना, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, खुद यानी कि रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कंज्यूम नहीं हो जाती, वो बस रिएक्शन के रेट को चेंज करती है। ठीक है ना। वो रिएक्शन के रेट पर इन्फ्लुएंस होती है, असरअंदाज होती है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा या घटा सकती है। ठीक है ना। इसलिए मखसूस रिएक्शन के लिए मखसूस कैटालिस्ट होती है, लेकिन वो खुद कंज्यूम नहीं होती। वो जितनी आपने यूज किया एट द एंड ऑफ रिएक्शन, आपको उतनी ही वो वापस आप वो उतनी ही कैटालिस्ट बाद में बचेगी भी जितनी आपने यूज की, लेकिन वो खुद कंज्यूम कभी नहीं होगी, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को चेंज करती है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट इज जनरली सफिशिएंट टू कैटलाइज almost unlimited reaction. The catalyst cannot initiate the reaction. ये फिर वही बात आ गई, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवाती, ये सिर्फ और सिर्फ इसका काम होता है रिएक्शन की स्पीड पर, रिएक्शन के रेट से मुराद बात ही होती है कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन, उस पर असरअंदाज होती है, बस रिएक्शन के रेट को ये चेंज करती है। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम की पोजिशन है उसको भी ये चेंज नहीं करती। Catalyst cannot affect the equilibrium constant of a reaction, but it helps the equilibrium to be established earlier. Catalyst is more effective when it is present in a finely divided form. Finely divided form से मुराद होता है कि पाउडर की फॉर्म में जब आप कैटालिस्ट को लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है वर्किंग में। क्यों? क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया कैटालिस्ट का बढ़ जाता है, इसकी वजह से इसका जो वर्किंग होती है ना वो इनहेंस हो जाती है। यूं कह लें कि ये जो ज्यादा यानी कि जो प्रोसेस होता है ना, जो कैटालिस्ट का, जो कैटालिसिस का जो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, अगर तो आप कैटालिस्ट को फाइनली डिवाइडेड फॉर्म यानी कि पाउडर की फॉर्म में ले रहे हैं तो उससे होता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। यूं ही सरफेस एरिया बढ़ता है तो जो केमिकल जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो इजीली बेसिकली कैटालाइज होते जाते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो यानी कि कैटलिस्ट जो होती है ना ज्यादा इफेक्टिव होती है। कहने का मकसद यही है कि फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में जब पाउडर की फॉर्म में लेते क्यों सरफेस एरिया बढ़ता है उससे। अगर आप हाइड्रोजिनेशन ऑफ इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल फाइनली डिवाइडेड निकल इज यूज्ड, ये देखें ये हाइड्रोजिनेशन की हुई है अनसैचुरेटेड कंपाउंड की निकल की प्रेजेंस में। निकल यहाँ पर जो है ये फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में ली है। जब इसकी हाइड्रोजनेशन होती है ये निकल की प्रेजेंस में होती है, या प्लाटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है। अब यहाँ पर जो भी कैटालिस्ट यूज की होती है वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म मतलब पाउडर की फॉर्म में ली होती है, उससे सरफेस एरिया बढ़ता है। मेन रीजन ये है, मतलब कैटालिस्ट जो इफेक्टिव होती है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में। बात करते हैं जी एक्टिवेशन ऑफ अ कैटालिस्ट। सच अ सब्सटेंस which promote the activity of a catalyst is called promoter or activator। मतलब जो कैटालिस्ट होता है ना उसकी जो एफिशिएंसी है, ऐसा सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को वर्क करने की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देता है, उसको बेसिकली प्रमोटर या एक्टिवेटर बोलते हैं। सच अ सब्सटेंस which promote the activity of a catalyst is called promoter or activator। It is also called catalyst for a catalyst। For example, hydrogenation of vegetable oil is accelerated by nickel। The catalytic activity of nickel can be increased by using copper and tellurium। अब बात यह की है कि अगर आप हाइड्रोजनेशन करवाते हैं वेजिटेबल ऑयल की निकल की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट है, अब निकल जो कैटलिस्ट यूज की इसकी भी आप एफिशिएंसी को मजीद बढ़ा सकते हैं कॉपर वगैरह को यूज करते हुए। अब कॉपर क्या है? प्रमोटर है, एक्टिवेटर है। यहाँ पर इन हैबर्स प्रोसेस द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ अमोनिया NH3 आयरन इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। जो अमोनिया है उसकी मैन्युफैक्चरेशन के लिए आयरन जो होता है
वो ऐसा कैटलिस्ट यूज होता है। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सम हाई मेल्टिंग ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और रेयर अर्थ ऑक्साइड्स आर एडिड, दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ आयरन। इसलिए जो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होंगे, क्रोमियम ऑक्साइड्स होंगे, ये प्रमोटर होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं। अब हम बात करते हैं जी नेगेटिव कैटलिस्ट की। When the rate of reaction is retarded, मतलब रिएक्शन के रेट में कमी हो जाना, ठीक है ना। When the rate of reaction is retarded by adding a substance, then it is said to be a negative catalyst or an inhibitor। देखें, मैं बात करूं, अगर लैब्स में आप देखें ना, जो क्लोरोफार्म होता है, क्लोरोफार्म आपने अक्सर फिल्मों वगैरह में, ड्रामों में देखा, क्लोरोफार्म को सुंघाया जाता है जिससे बंदा बेहोश हो जाता है। अब वो जो क्लोरोफार्म होता है ना, उसको कलर्ड बोतल में और एक सील्ड, जो मुकम्मल एक क्लोज बंद बोतल में है ना, उसे महफूज करके रखा जाता है लेबोरेटरीज में। क्यों? ताकि लाइट का कोई इस पर असरअंदाज ना हो, और दूसरा ये कि मुकम्मल उसके मतलब इसकी उसको इस, क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर लीकेज वगैरह का कोई थोड़ा बहुत मसला हो गया, जो क्लोरोफार्म होना ना, उसने फौरन ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाना है। जो ही उस क्लोरोफार्म ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है, उसने आगे फॉस्फीन गैस बनानी है। बेसिकली ये फॉस्फीन गैस ही हमारी बॉडी में जाती है। ये हमें ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप इनहेल इसे कर लें तो ये लंग्स कैंसर का भी सबब बनती है। यही बेसिकली बेहोश करती है हमें। क्लोरोफार्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और आगे बनाता है फॉस्फीन गैस। ये फॉस्फीन गैस बेसिकली काम दिखाती है सारे का सारा। लेकिन फर्ज करें अगर कहीं क्लोरोफार्म का थोड़ा बहुत लीकेज हो भी गया, तो उसमें ना क्लोरोफार्म में फिर एथानॉल ऐड कर दिया जाता है। एथानॉल यहाँ पर नेगेटिव कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। ये क्या करता है? क्लोरोफार्म की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की जो सलाहियत है, यानी कि जो रेट है, उसको घटा देता है, कम कर देता है यहाँ पर। इसलिए जो एथानॉल होता है ना, यहाँ पर नेगेटिव कैटालिस्ट के तौर पर वर्क करता है। अब हम बात करते हैं जी ऑटो कैटालिस्ट की। In some of the reaction, the product formed act as a catalyst. This phenomenon is called autocatalysis. For example, when copper is allowed to react with the nitric acid, the reaction is slow in the beginning. It gains the speed gradually and finally become very fast. This is due to the formation of nitrous acid during the reaction, which accelerate the process. अब ये देखें ना, ये कॉपर है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके ये नाइट्रस एसिड इधर यूं नाइट्रस एसिड बनता जाएगा, जो रिएक्शन का जो रेट है ना, वो स्पीड पकड़ता जाएगा। यहाँ पर जो नाइट्रस एसिड है जो प्रोडक्ट में बन रहा है, ये खुद एज ऑटो कैटालिस्ट रिएक्ट करता है, खुद रिएक्शन को एक्सेलरेट करवाता है। अब हम थोड़ी बहुत एग्जांपल देखते हैं। एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन की। जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो कम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं। कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कैटालाइज करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन को लिविंग सेल्स में। Many enzymes have been identified and obtained in pure crystalline state. However, the first enzyme was prepared in the laboratory in 1969. अब जो इन्वर्जन है, जो कैन शुगर है, ठीक है ना, जो शुगर है कैन शुगर जिसे अब बोलते हैं, C12H22 और 11 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब द इन्वर्टेज एंजाइम कन्वर्ट द कैन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है। बेसिकली यहाँ पर जो कैन शुगर की जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्जन है ना, या यूं कह लेंगे कि जो कंसंट्रेटेड जो शुगर सॉल्यूशन होता है अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय एन एंजाइम कॉल्ड इन्वर्टेज प्रेजेंट इन यीस्ट। ठीक है। अब आगे कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एथाइल अल्कोहल, द एंजाइम
the zymase enzyme convert glucose into ethyl alcohol and carbon dioxide। अब यहाँ पर जो है जाइमेज जो एंजाइम है ये बेसिकली क्या करता है, एथाइल अल्कोहल को, ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अब एंजाइम जो है ये वर्क कैसे करते हैं, देखें। जो एंजाइम कैटालाइज केमिकल रिएक्शन, दे डू नॉट नॉर्मली प्रोसीड अंडर कंडीशन सच एज अ न्यूट्रल पीएच, माइल्ड टेम्परेचर एंड एक्वस सोलवेंट। देखें जो एंजाइम्स होते हैं ना, इनकी एक एक्टिव साइट होती है, ये एक्टिव साइट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जिस मॉलिक्यूल ने, जिसने आगे कैटालाइज होना है, ठीक है ना, उसको आप बोलते हैं जी सबस्ट्रेट, ठीक है ना। इसने आकर यहाँ पर एक्टिव साइट पर आके बाइंड हो जाना है। इसी तरह जिस तरह मखसूस ताले की मखसूस चाबी होती है ना, इसी तरह इस सबस्ट्रेट ने आकर इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इस पर आके बाइंड हो जाना है। ये देखें इधर आके ये बाइंड हो गया। नेक्स्ट ये बेसिकली जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये देखें, और उसके बाद जो है ये इमीडिएटली यहाँ से लीव कर जाता है, तो आगे नेक्स्ट आपकी प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है ना। इस तरह ये प्रोसेस होता है। होप कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज, शुक्रिया।